महादंगल का वक्त हो चला है। आपको बता दें सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल को आप देख रहे हैं। चीन जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना था तो भारत उसे मान्यता देने वाला पहला गैर कम्युनिस्ट देश था। बदले में नेहरू को मिला 1962 का धोखा। प्रधानमंत्री बनते ही मोदी ने राष्ट्रपति जिनपिंग को साबरमती में झूला झुलाया, बदले में मिला डोकलाम का टकराव। अक्टूबर 2019 में मोदी ने जिनपिंग को महाबलीपुरम की सैर कराई, लेकिन बदले में मिला गलबान। उसके बाद बीते 5 साल में पीएम मोदी और जिनपिंग कई बार मिले, लेकिन वैसे नहीं जैसे दो पड़ोसी मिलते हैं, चाय पीते हैं, बैठकर बातें करते हैं। लेकिन आज का दिन बेहद खास है क्योंकि ब्रिक्स समिट से इतर पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग 5 साल के बाद द्विपक्षीय चर्चा करने जा रहे हैं। रूस के कजान में इस मुलाकात पर भारत चीन ही नहीं बल्कि दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के दिए डिनर में भी दोनों नेता साथ साथ थे, लेकिन ये भीड़ में मुलाकात करने जैसा था। बीते 48 घंटों में एलएसी पर समझौते के बाद जिस तरह भारत चीन के बीच बर्फ पिघली है, उस हिसाब से ये द्विपक्षीय चर्चा काफी ज्यादा अहम हो जाती है। हालांकि चीन को लेकर भारतीय राजनीति और विदेश नीति में आपको अतिरिक्त उत्साह नहीं दिखेगा। इसकी वजह भी चीन का ट्रैक रिकॉर्ड ही है, क्योंकि रिश्तों को लेकर चीन की गारंटी भी चाइनीज आइटम की तरह होती है, जो कब खत्म हो जाए इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। महादंगल में आज चीन की इसी गारंटी को चेक करेंगे। जैसे इस मुलाकात की तस्वीरें और कोई अहम ब्यौरा आएगा, हम आपको कजान लेकर चलेंगे। तब तक हमारे साथ विशेषज्ञों का एक बड़ा पैनल है, जिनसे जानेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग की इस मुलाकात से क्या उम्मीदें पालनी चाहिए और क्या उम्मीदें भूल के भी नहीं रखनी चाहिए। हमारी विविधता और मल्टीपोलरिटी में हमारा दृढ़ विश्वास हमारी ताकत है। Confirm that there will be a bilateral meeting held between Prime Minister Modi and President Xi Jinping tomorrow, 23rd of October, on the sidelines of the BRICS summit. अगर भारत के रिश्ते चीन से सुधरते हैं, वो एक स्वागत योग कदम है, पर वो जो रिश्ते हैं सुधरने चाहिए एक बराबरी के रिश्ते से। Both countries being the neighbors and both countries can come to some understanding how to maintain the border peaceful. हिंदुस्तान के लिहाज से देखें तो बड़ी मुश्किल है इस राह में। चीन कितना भरोसेमंद है, उससे बातचीत तो होने जा रही है, लेकिन कौन कौन से वो सवाल हैं जिनका ध्यान हिंदुस्तान को अपने जेहन में रखना होगा। आज का दिन काफी ज्यादा अहम है, लेकिन इसी के साथ ही साथ चीन को यह बताना भी होगा कि अब 1962 वाली स्थिति से हिंदुस्तान आगे बढ़ चुका है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको तलाशने की हम करेंगे कोशिश। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। कर्नल दानवीर जी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड यासमोर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। और एसडी मुनी साहब, पूर्व राजनयिक, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपसे चर्चा की मैं शुरुआत करूं उसके पहले हम अपने दोनों ही सहयोगियों का रुख करेंगे। कजान का सबसे पहले रुख कर लेते हैं, जहां से विशाल पांडे जुड़े हुए हैं। आशीष हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी लेकर। आप कितना और इंतजार करना होगा विशाल, कितनी देर में यह मुलाकात शुरू हो जाएगी दोनों के बीच? चित्रा, देखिए, उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 15 मिनट के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ये मुलाकात शुरू हो सकती है। लेकिन अभी तक जो मैं तस्वीरें देख पा रहा हूं उसके मुताबिक जो सत्र है उसका आयोजन अभी भी जारी है। शायद सेकंड लास्ट स्पीकर या लास्ट स्पीकर इस वक्त इस सत्र में बोल रहे हैं, और उसके बाद का जो कार्यक्रम है वो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में द्विपक्षीय मुलाकात होगी। तो ये कहा जा सकता है कि 15 से 20 मिनट का इंतजार और करना होगा जब ये मुलाकात की तस्वीरें सामने आएंगी। 5 साल बाद दूसरी बार ये दोनों नेता, पहली बार ये दोनों नेता यहां पर मिलते हुए नजर आएंगे रूस के कजान शहर में। इससे पहले 2 साइडलाइन में हाथ मिलाते हुए नजर आए थे, एक इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट के दौरान और दूसरा दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साइडलाइन में। लेकिन वो सिर्फ हाथ मिलाने की तस्वीर थी, दिल नहीं मिले थे। लेकिन आज जब यहां पर बैठक होगी, क्योंकि अब 2020 से पहले वाली स्थिति बहाल होने पर सहमति एलएसी पर बन चुकी है, तो क्या भारत
चीन के रिश्ते एक बार फिर से सुधरेंगे, क्योंकि उम्मीद यही जताई जा रही है कि जब दोनों बड़े नेता मिलेंगे तो दोनों ही देशों के रिश्तों में सुधार आने की गुंजाइश दिखाई देगी। एक बार आशीष के पास चलते हैं। कर्नल यूएस राठौर साहब हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं, आपसे भी मैं सवाल लूंगी, लेकिन उसके पहले आशीष, ये मुलाकात तो होने जा रही है, लेकिन दो अहम बातें जिसका ख्याल हिंदुस्तान को ज्यादा रखना होगा, क्योंकि जिस तरह का इतिहास चाइना का रहा है उसके बिल्कुल, जैसा कि मैंने एंकर लिंक में भी जानकारी दी कि चाइना सामान जैसा होता है, उसका ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, वैसे ही उसकी नीति और नियत भी है। कौन सी वो बड़ी बातें होंगी जिसको ज़हन में रखकर हिंदुस्तान को आगे बढ़ना होगा? देखिए, पहला तो जैसे मैं पहले आपको कह रहा था चित्रा, पहले तो बहुत ज़रूरी है कि दोनों लीडर्स के बीच में इस बात पर सहमति बन जाए कि नेक्स्ट स्टेप्स यानी डी एस्केलेशन कैसे होना है और उसकी फॉर्मेलिटीज़ क्या होंगी, उसके कॉन्टोर ज़रूर तय होंगे। और जहाँ तक आप कह रही हैं कि चीन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, मुझे लगता है प्रधानमंत्री सटल तरीके से आज फिर इंसिस्ट करेंगे कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का चाइना को ख्याल रखना पड़ेगा। आप अगर भारत के सीमा में घुसने का फिर से आगे चल के प्रयास करते हैं तो उसका नतीजा ख़राब होगा, दोबारा से रिश्ते डीरेल हो जाएंगे। मुझे लगता है दो प्राइमरीली बात प्रधानमंत्री यही प्रेस अपॉन करेंगे, जिसमें एक समाधान डी एस्केलेशन का और दूसरा, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का ख्याल रखें तो दोनों देशों के रिश्ते फिर से पहले की तरह सकारात्मक तौर पर आगे जा सकते हैं। कर्नल दानवीर जी, अब मैं आपके पास आते हुए, विश्वास से विश्वासघात तक चीन का एक लंबा इतिहास हमने देखा है। अब जबकि बातचीत के टेबल पर हम साथ बैठने वाले हैं, वो कौन सी बातें हैं जो उपलब्धियों के तौर पर हम देख सकते हैं और वो कौन सी बातें हैं जिसको हिंदुस्तान को, प्रधानमंत्री मोदी को अपने ध्यान में रखना होगा, जहन में रखना होगा? देखिए, जहाँ तक चीन का सवाल है और जो हम लोगों का जो स्टैंस रहा है और उस स्टांस के बाद आज हम उस स्थिति पर पहुँचे हैं कि जहाँ पर चीन विड्रॉल करने की बातें कर रहा है, डी एस्केलेशन की बातें कर रहा है, तो इस बीच में बहुत कुछ हुआ है। इस बीच में हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त तरीके से इम्प्रूव किया है। इस बीच हमने अपनी पूरी फोर्सेस की रीबैलेंसिंग करी है, मतलब कि हमने अपनी फ़ौजों को पाकिस्तान सेंट्रिक डिप्लॉयमेंट से हटाकर और चीन सेंट्रिक डिप्लॉयमेंट की तरफ लेके गए हैं। फिर हमारे जो सामरिक दृष्टिकोण से जो हमारे जो समीकरण हैं, जिस तरीके से वो पैन आउट हुए हैं पिछले 3-4 साल में, वो भी बहुत काबिले तारीफ़ हैं। और आपको ये बता दें कि अभी हाल ही में जो मालाबार एक्सरसाइज हमने करी है, उसके अंदर जिस लेवल का कोऑर्डिनेशन भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नेवीज़ ने किया है, वो शायद उससे आज से पहले कभी नहीं हुआ था। और क्वाड का जो पूरा फोकस है वो इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की हेगेमनी को रिस्ट्रिक्ट करता है, कंट्रोल करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। भारत भी 2020 के बाद वो वाला भारत नहीं है। फ्रॉम डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बड़े पैमाने पर आत्मनिर्भर भी हो गया है। और जहाँ तक प्रधानमंत्री मोदी का सवाल है कि वो उनको क्या ध्यान में बात रखनी चाहिए, मेरे ख्याल से जब आपका देश मजबूत होता है, जब इकोनॉमी आपकी अपवर्ड ग्राफ पे है, जब आपकी डिफेंसेस सही जगहों पर लगी हैं और सब कुछ, सब हिसाब किताब, सारी चीज़ें, सारे क्वाड्रेंट्स वेल मैनेज्ड हैं, तो मेरे ख्याल से आप एक शक्ति के साथ, एक स्ट्रेंथ के साथ बात करते हैं और मेरे ख्याल से वही स्ट्रेंथ उनके पास रहेगी। और हार्ड बार्गेनिंग जो है वो मोदी अब आसानी से कर पाएंगे शी जिनपिंग के साथ। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के मुल्क हम बन चुके हैं कर्नल यूएस राठौर जी, और आज जब चाइना के साथ, क्योंकि ये दोनों ही मुल्क आबादी के लिहाज से दुनिया में टॉप 2 पर आते हैं, जब दोनों एक साथ बैठेंगे तो वो कौन कौन सी बातें, वही सवाल मैं आपसे भी जानना चाहूंगी जिसका ध्यान हिंदुस्तान को रखना होगा। क्योंकि कई बार हमने उनको झूला भी झुलाया, कई बार हमने मल्लापुरम में अलग अलग अपनी सांस्कृतिक धरोहरें उनके सामने प्रस्तुत की, लेकिन हर बार ऐसा लगता है कि चाइना इस घात में बैठा रहता है कि वो कैसे हमारे साथ विश्वासघात
सुधांशु जी, अब सीधे आपका रुख करते हुए देखिए, बार बार जिस बात का जिक्र हो रहा है कि विश्वास और उसके बाद विश्वासघात, ये चाल चरित्र और चेहरा चाइना का अक्सर हमने देखा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चीन के मुद्दे पर अक्सर बैकफुट पर लाने की कोशिश में विपक्षी दल भारत सरकार को लगे रहते हैं। अब जबकि दोनों मुल्क आपस में बातचीत करने जा रहे हैं, तो कैसे आप समझाएंगे कि हिंदुस्तान यहां पर अपने हितों के साथ कतई समझौता नहीं करेगा और आंखों में आंखें डालकर चीन के राष्ट्रपति से बातचीत करने जा रहा है? देखिए, हमारा विश्वास और हमारा कूटनीति का जो की अप्रोच वो बिल्कुल अलग है। वो दिन चले गए जब चीन पे अंधविश्वास किया जाता था और नॉन अलाइन पॉलिसी की बात की जाती थी। अब ऑल अलाइन पॉलिसी है, यानी सबके साथ। तो आज जो चीन के साथ बातचीत की बात शुरू हो रही है, इसको जरा व्यापक अर्थ में समझना चाहिए। पहला, भारत ही वो देश है जो चीन के सब तरफ से, साउथ कोरिया, जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया से होते हुए कंबोडिया, वियतनाम तक, अगर भारत स्टैंड लेगा तो बाकी सबकी स्थिति स्टैंड लेने की है। अगर भारत झुक जाता तो फिर किसी की स्थिति स्टैंड लेने की नहीं होती। दूसरा, चाइना आज एक ऐसे डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की तरफ है कि अगर आपसे ईमानदारी से पूछा जाए कि एक या दो कंट्री बताइए जो आंख मूंद कर हर मुद्दे पे चीन के साथ खड़े हो, तो सिर्फ दो हैं, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। अब तीसरा है रूस। रूस के भारत के साथ इतने अच्छे संबंध हैं, अगर मोदी जी का 3 महीने में दूसरी बार रूस पे जाना हुआ, और आप देखिए हमने कैसे रिलेशन डेवलप किए हैं कि रूस ने हमको S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम दिया और अमेरिका से हमने प्रीडेटर ड्रोन भी लिया है। हम क्वाड के मेंबर हैं, फिर भी रूस दे रहा है। तो भारत ने दिखा दिया कि रूस के साथ हमारा रिलेशन अलग प्रकार का है। तो अब ऐसी परिस्थिति में चीन ये अफोर्ड नहीं कर सकता था कि रूस के साथ भी उसके संबंध बहुत अच्छे न रह जाएं। तो मानी हुई बात है, कूटनीतिक आधार के ऊपर एक बहुत अच्छी पेशबंदी करने में भारत सफल रहा और उस कारण से यह स्थिति आई है। दूसरी बात आप समझिए, चीन की एक और चीज, ईमानदारी से अगर यह बात कही जाए 2020 से पहले की स्थिति वो होगी, तो मेरे ख्याल से वियतनाम वॉर के बाद यह पहला मौका है जब चाइना ऑफिशियली एक्सेप्ट करेगा कि वो कहीं बैक ट्रैक कर रहा है। वरना इससे पहले वो सिर्फ आगे ही बढ़ता रहा है, कभी भी उसने अपने कदम वापस नहीं खींचे। अब देखिए, भारत ने जो अंतर किया था वो क्या था? हमारी सरकार आने से पहले इस्टेब्लिश पॉलिसी थी, ए के एंटोनी साहब का सदन में दिया गया बयान है कि चाइना बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं करना है। हमारी सरकार आने से पहले सैकड़ों रोड के प्रोजेक्ट इन्वायरमेंटल एक्टिविस्टों ने इन्वायरमेंट के मुद्दे पे रोक रखे थे। हमने मोदी जी की सरकार आने के बाद 40 किलोमीटर के दायरे के सारे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस को ब्लैंकेट क्लियरेंस दे दिया गया। और अब जो गलवान का मामला क्यों शुरू हुआ कि हमारी जो रोड थी वो जो कराकोरम हाईवे के 100-110 किलोमीटर के नजदीक तक पहुंच गई, तो चीन को डर लगा कि इसके आगे जाने पर तो इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हम आर्टिलरी से भी उनकी रोड को डैमेज कर सकते हैं। अब आप चीन की अंदरूनी स्थिति समझिए। जो लोग ज्ञान देते थे आके कि चीन में बेरोजगारी नहीं है, जाके उन्हें चेक करना चाहिए कि जनवरी 2023 से जुलाई 2023 के बीच में आते आते चाइना में बेरोजगारी 24% हो गई। और अगस्त 2023 से जनवरी 2024 तक चीन ने बेरोजगारी का डाटा निकालना बंद कर दिया। जनवरी 24 के बाद उसने दूसरे तरीके से दिया, तो फिर इस जुलाई तक आते आते 17% हो गई। एवरग्रांड की क्राइसिस सबको पता है कि रियल एस्टेट कंपनियां फेलोर कर रही हैं। उधर यूरोपियन यूनियन ने अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक कारों पे 31% एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा दी, जिसके लिए चाइना WTO में गया है। अमेरिकन मार्केट उसको टाइट कर रहे हैं, यूरोपियन मार्केट टाइट कर रहे हैं। अब भारत भी अगर टाइट करता तो अंदरूनी तौर पे ये चीन के लिए अफोर्ड करना मुश्किल था। तो मैं मानता हूं भारत ने आर्थिक, कूटनीतिक और रणनीतिक तीनों मुद्दों पे मोदी जी के नेतृत्व में बहुत दक्षता का परिचय दिया है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने इतनी दृढ़ता के साथ अपने हितों की रक्षा करते हुए बराबरी के टेबल पे आकर बातचीत। सुधांशु जी, लेकिन इसी के साथ जुड़ा हुआ अगला सवाल मैं आपसे ले लेती हूं, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। देखिए, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। भारत सरकार बेहद सतर्कता के साथ आगे बढ़ी और उसके बाद कई दौर की वार्ता के बाद आज ये दिन देखने को मिल रहा है जब दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर तमाम सार्थक बहस करते हुए, चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। इस द्विपक्षीय वार्ता से कुछ उम्मीद भी बंधी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पलटकर आप लोगों से यह सवाल भी पूछा जा रहा है कि जब भी ये कहा जाता था कि चीन ने बॉर्डर पर पक्के निर्माण कर लिए हैं या फिर उसकी आर्मी वहां पर बैठ गई है, तो हमेशा इस देश में सरकारी पक्ष यही रहा है कि जो बातें विपक्षी दलों की ओर से उठाई जाती हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। क्योंकि चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तमाम लोग लगातार इस मुद्दे पर आपको घेरते रहे हैं। अब जबकि LAC को लेकर ये बातें सामने आई हैं कि 2020 वाली स्थिति दोनों मुल्कों के लिए बहाल हो जाएगी, तो फिर इस बात को आप लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन कैसे बैक हो रहा है। सुधांशु जी, तो ये दोनों ही बातें कैसे चलेंगी?
हाँ मैं बता रहा हूं देखिए 2020 में मैं सिर्फ एक फैक्ट रख दे रहा हूं आपके सामने, और जो करोड़ों दर्शक देख रहे हैं वो अपने स्वविवेक से निर्णय लें क्या सही है क्या गलत है। गलवान का कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ कि जब भारत और चीन के बीच में जो नो मैंस लैंड है जिसपे सभी लोग जाके कर सकते हैं, जब देखा गया कि उन्होंने वहां पे आके स्ट्रक्चर बनाया था, हमारे सैनिकों ने लड़कर उनको पीछे धकेल दिया। अब सोचिए हमारे 20 सैनिक बलिदान हुए हैंड टू हैंड फाइट में, एक भी गोली नहीं चली। उसके बाद लाठी डंडे और कटीले तारों की लड़ाई में 20 लोग मारे गए और हमने बाकायदा उनका ससम्मान अंतिम संस्कार फौजी शान और शौकत के साथ किया। मगर चीन ने मारे गए तो छोड़िए, एक घायल की भी सूची नहीं जारी थी। बिल्कुल। अब मैं पूछना चाहता हूं हमारे विपक्ष वालों से, मेरे भाई कॉमन सेंस का सी भी नहीं है क्या आपके पास कि अगर इतनी भयानक हैंड टू हैंड फाइट होगी कि हमारे 20 लोग बलिदान हो गए, उधर से किसी को खरोच तक नहीं आई। अगर किसी को यह डाटा लगता है कि यह विश्वास करने योग्य है, जबकि इंटरनेशनल एजेंसीज के अनुसार 55 से 60 लोग चीन के मारे गए थे और चीन ने डर के मारे यह नहीं अनाउंस किया था कि उसकी कंट्री में इस पर रिएक्शन होता। अब अगर किसी को यह दावा सच लगता है कि 20 हमारे सैनिक तो बलिदान हो गए और उधर किसी को खरोच नहीं आई, तो मैं कह सकता हूं कि उसकी बुद्धि में मुझे लगता है जैसे डायबिटीज में चीनी ज्यादा पी लेने के बाद बुद्धि पे ऊपर थोड़ा सा ग्रहण लग जाता है, कुछ वैसा होने की संभावना हो सकती है। मेजर जनरल यशमोल जी, मैं आपके पास आऊंगी। पंकज जी से एक जल्दी से मैं जवाब ले लेती हूं। पंकज जी, सुधांशु जी ने जो बातें कही हैं, देखिए चीन के मुद्दे पर लगातार आप लोग सरकार को घेरते रहे हैं, लेकिन अब बातचीत की टेबल पर साथ लाकर भारत ने अपनी कूटनीतिक जीत तो यहां पर स्थापित कर दी है, और जो बातें सुधांशु जी ने भी कही हैं विपक्षी दलों को लेकर, उस पर भी जवाब आपका। सुधांशु जी कह रहे हैं कि ये कौन विश्वास कर सकता है कि हमारे तो 20 जवान शहीद हो गए और उधर किसी को खरोंच तक नहीं आई। लेकिन आप तो हुजूर 4-4.25 साल से हमको ये समझाने में लगे हुए हैं कि न कोई घुसा हुआ है। ठीक है, गलवान की घटना के बाद मोदी जी और शी जिनपिंग के बीच कजाक में ये जो द्विपक्षीय बातचीत हो रही है वो निश्चित ही अहम है, और इस बीच भारत चीन सरहद को लेकर जो दोनों देशों के बीच सकारात्मक पहलकदमी हुई है उसका भी स्वागत होना चाहिए। तो जो एक ये नई शुरुआत हो रही है ये अच्छी बात है, लेकिन इसमें सुधांशु जी बहुत रूमानी होने की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं है कि चीन का रवैया हमेशा संदिग्ध रहता आया है, और नरेंद्र भाई मोदी को भी हमने उनके 10 साल के कार्यकाल में चीन को लेकर पल में तोला पल में माशा की जो भूल भुलैया है उसी में घूमते हुए देखा है। हमने मोदी जी और जिनपिंग को साबरमती किनारे झूला झूलते भी देखा। हमने नरेंद्र भाई को चीन के शांक्षी प्रांत में जिनपिंग के पैतृक गांव जियान में हाथ डालकर टहलते भी देखा। और फिर ऐसे दृश्य भी हमने देखे कि दोनों एक दूसरे की तरफ या तो देखने को ही तैयार नहीं थे या आंखें तरेर रहे थे। इसलिए ब्रिक्स समिट के दौरान जिनपिंग और मोदी जी के बीच होने वाली बातचीत पर अभी से झूम झूम के जो प्रेमी जन नाचने लगे हैं उन्हें जरा ठहर कर इस बात का इंतजार करना चाहिए कि भारत चीन के बीच बरसों पुराने बुनियादी विवादों का अंततः क्या समाधान निकलता है। विवाद तो अक्सर ही चीन से तवांग तक फैले हुए हैं। तो असली मुद्दे तो ये हैं कि बावजूद इसके कि आप कह रहे हैं कि न कोई घुसा हुआ है, असलियत तो यही है कि हमारी 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन ने हथिया रखी है। तो क्या हमारे प्रधानमंत्री जी उसे आज नहीं तो अगले साल या उसके अगले साल या उसके अगले साल या उसके भी अगले साल मुक्त करा पाएंगे? क्या चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानना कभी बंद कर देगा? क्या वो अरुणाचल में मैकमोहन लाइन को कभी मंजूरी देगा? क्या वो अक्सई चिन को कभी भारत का मान लेगा? क्या दोनों के बीच कोई एक मान्य LAC कभी बन पाएगी? पैंगोंग झील का विवाद क्या कभी निपट पाएगा? ये असली मुद्दे हैं। गलवान में चीन ने जो सैन्य निर्माण कर लिए हैं क्या वो उनको हटा लेगा? डोकलाम में चीन आगे क्या करेगा? मेजर जनरल यशमोल जी भी हमारे साथ हैं। बॉर्डर को लेकर आपकी गहरी जानकारी है, मैं आपके पास फौरन लौट रही हूँ सर, लेकिन उसके पहले सुधांशु जी हाथ उठा रहे हैं, वो जवाब देना चाहते हैं। पंकज शर्मा जी ने लगातार एक लंबी फहरिस्त गिना दी है विवादों की, उस पर क्या होगा समाधान? मैं पंकज जी के पूर्वाग्रहग्रस्त विश्लेषण का जवाब तथ्यों के साथ देता हूं। पता नहीं कैसे इनको ध्यान है कि 4000 किलोमीटर नहीं महोदय, 32,000 किलोमीटर की जमीन चीन ने कब्जाई हुई है। पता नहीं आपको कैसे नहीं ध्यान आ रहा है। और पिछले 4-5 वर्षों में हमने चीन के साथ क्या कूटनीतिक सफलता हासिल की है, 3-4 उदाहरण देता हूं। धारा 370 के मुद्दे के ऊपर सर के बल खड़े हो गया पाकिस्तान और चाइना
एक लाइन का रेजोल्यूशन यूएन में नहीं ला पाया। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, यद्यपि इस प्रोसेस की शुरुआत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जमाने में हुई थी, हम मेंबर बन गए, चाइना नहीं रोक पाया। मौलाना मसूद अजहर को हमने आतंकवादी घोषित करवा लिया और चाइना नहीं रोक पाया। शंघाई कॉरपोरेशन के रेजोल्यूशन में आतंकवाद का शब्द आया, वो नहीं रोक पाया। देखिए, दृष्टि बहुत गहरी होनी चाहिए। मोदी जी मल्लापुरम क्यों ले गए थे शी जिनपिंग को? आपको लगा वो क्या नारियल पानी पिलाने ले गए थे? नहीं, शायद आपको पता नहीं है कि और उनके प्रांत में क्यों गए थे। ऐसा है कि मल्लापुरम जिस इलाके में पड़ता है, तमिलनाडु का महाबलीपुरम इलाका, वहां एक पल्लव किंग हुआ करते थे जो कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद उनका नाम हो गया बोधि धर्मा। वो गए चाइना और वो दमो के नाम से ज़ेन बुद्धिज्म के पैट्रियार्क बने, और एक दौर में चाइना का 90% लोग ज़ेन बुद्धिज्म को मानते थे और उन्हीं को अपना पितामह मानते थे जो महाबलीपुरम के वो थे। और एक बहुत बड़े चाइनीज थिंकर हुए हैं हु शी, जिन्होंने लिखा था इंडिया हैज कल्चरली डोमिनेटेड एंड कंट्रोल चाइना फॉर 2000 ईयर्स विदाउट सेंडिंग अ सिंगल सोल्जर अक्रॉस द बॉर्डर। ये था महाबलीपुरम का इंपैक्ट। मगर आप लोगों ने क्या किया, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, नाच में हम झूम नहीं रहे, हम तो बहुत कॉशियस है। झूमना क्या होता है? 21 जून 1952 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा, जब उनसे पूछा गया कि चाइना की फौजें जो तिब्बत में हैं, क्या आपने उनको रसद दी है? यह कंप्लीट वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में लिखा है। उन्होंने कहा बहुत थोड़ी मात्रा में दी है, मगर हम चाहते हैं वो तिब्बत से बाहर हो जाए। जबकि तिब्बत में उस समय वो अत्याचार कर रहा था। जानते कितना चावल दिया? 3,500 टन चावल। 3,500 टन चावल दिया चीन की फौज को। उसका कारण यह था, मैं बता देना चाहता हूं, चीन का जो शहर था चेंगदू, वो 2200 किलोमीटर दूर था और हमारे तावांग 250 किलोमीटर दूर था, और हमारी तरफ सड़कें अच्छी थी 52 में। अरे वो फौज भूखों मर जाती, मगर ऐसे झूमे हुए थे चावल खिला के, और उसके बाद उसने जो आपको धूल खिलाई वो सबने देखी। इसलिए जो बातें मैंने कही हैं फैक्ट पे कही है, कोई जाके फिर चेक कर ले। 21 जून या 21 मई 1952 की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, ये कंप्लीट वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में मेंशन्ड है। तो पंकज जी, इसलिए मैंने आपसे कहा कि ठीक है, आपका विश्लेषण अपनी जगह, आपका पूर्वाग्रह अपनी जगह, तथ्य अपनी जगह। मेजर जनरल रिटायर्ड यशमोर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप लद्दाख फ्रंट पर रहे हैं, वहां की सिचुएशन, वहां पर किस तरह की भौगोलिक परिस्थिति है, उसके बारे में आप बेहतर वाकिफ हैं। सॉरी, मैं आपके पास बहुत देर से आ रही हूं। अभी की जो स्थिति बनी है भारत और चाइना के बीच में, ये जो वार्ता होने जा रही है, उससे किस तरह की उम्मीद की जाए? और वहां को लेकर देखिए, चाइना LAC के उस तरफ जो टावर, रेडियो स्टेशन, रेजिडेंशियल कॉलोनी बना चुका है, उसका क्या होगा? ये सवाल अब हर हिंदुस्तानी के जेहन में है। देखिए चित्रा, पहली बात तो ये कि ये बहुत अच्छी बात हुई है कि एक एग्रीमेंट हुई है और प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग जो है मुलाकात कर रहे हैं। 4.5 साल काफ़ी लंबा वक्त निकला है। ये 5वीं सर्दी है जो हमारे जवान जो है उस इलाके में बिताएंगे, और वहाँ हमारे पास 50 से 60 हज़ार के बीच में सैनिक हैं जो कि आमतौर पे नहीं होते थे। और इसका जो हमारी लॉजिस्टिक्स पे है, हमारे इक्विपमेंट पे और हमारे उस पर क्या असर है, वो जो फौज में रहे उनको पता है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है हमारी तरफ से और चाइना की तरफ से, एक दो पड़ोसी देशों की तरफ से, कि ये एग्रीमेंट हुई। अभी डिसएंगेजमेंट की बात हुई है, फिर डी एस्केलेशन की बात होगी, उसके बाद डी इंडक्शन की बात होगी। जब फौजें डी इंडक्ट होंगी उसमें बहुत वक्त लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं और 1 साल भी लग सकता है, क्योंकि भरोसा करना। और अब जो है मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन की बात चलेगी, जो पहले बहुत अच्छी थी। गलवान से पहले मिलिट्री टू मिलिट्री हम आपस में खूब बात करते थे चाइना के साथ, और तकरीबन सारे मुद्दे जो है रिजॉल्व कर लेते थे। बट 2020 अप्रैल मई के बाद सिचुएशन खराब हो गई है। तो मिलिटरली अब PLA आर्मी और इंडियन आर्मी जो है इस इशू को अब दोनों की तरफ से एग्रीमेंट हो गई है। तो अब देखेंगे कि ग्राउंड पर कैसे अक्सर होगा। अब बड़ी चीज क्या है कि हम चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। सोलर एनर्जी को लेके, सोलर पैनल्स को लेके, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके चाइना लीडिंग प्लेयर है दुनिया में। अब इससे हम आंख मीच नहीं सकते हैं। हमारी जो ट्रेड है चाइना के साथ वो बहुत ज्यादा एडवर्सेरियल है। चाइना से हम इतना सामान खरीद रहे हैं, लड़ाई चल रही थी, सब कुछ चल रहा था, लेकिन चाइना और भारत के बीच में जो ट्रेड है वो कई गुना बढ़ गई है। तो हम चाइना पे इतने डिपेंडेंट हैं। जो हमारा आर्थिक सर्वे आया था बजट से पहले, उसमें कितना क्लियर लिखा हुआ था कि हमें चाइना से बात करनी चाहिए, चाइना की इन्वेस्टमेंट भारत में आनी चाहिए, चाइनीज टेक्नीशियंस को वीजा दे देना चाहिए। तो चाइना और हमने अभी सोलर एनर्जी के अंदर बहुत काम करना है। और
इसके लिए हमें चाइना की मदद की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे जो बिजनेस लिंकेजेस हैं वो चाइना के साथ बहुत डीप हैं। मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग फौज की उतनी बात नहीं करेंगे जो आपके टीवी स्टूडियो में लोग बातचीत कर रहे हैं। प्रोबेबली वो बातचीत करेंगे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लेके, वो बातचीत करेंगे जो पुराने मुद्दे इनके आपस में चल रहे थे कि किस प्रकार से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट इसको कम किया जाए। चाइना मस्ट बाई फ्रॉम अस, चाइना हमसे खरीदता ही नहीं है सामान, सिर्फ रॉ मटेरियल लेता है। तो ये जो गैप है हमारे और चाइना के बीच में ट्रेड को, इसको हमने ब्रिज करना है। बाकी चाइना एक मेजर प्लेयर है दुनिया में, ये कह के कि चाइना की कोई सुनता नहीं, आई थिंक ये कोई बात है नहीं। ठीक है सर, मेरा आपसे ये सवाल है, आप ये कह रहे हैं कि व्यापार को लेकर शायद ज्यादा बातचीत होगी, जिसकी बात अभी चल रही है वो उतनी बातचीत चर्चा में नहीं होगी, लेकिन डोकलाम गलवान इन तमाम बातों का जिक्र आता है जब भी चाइना का जिक्र होता है। मेरा ये सवाल है कि 2020 की पोजीशन पर अगर जाने की बात हो रही है तो फिर वो जो बड़े बड़े टावर वहां पर खड़े किए गए हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बना दी गई हैं, क्या वो सब अब तोड़ दी जाएंगी, पीछे हटा दी जाएंगी बॉर्डर एरिया में चाइना ने जो निर्माण किया है? नहीं, वो चाइना पहले डैम चौक में कर चुका है। जो चाइना को आज आप लोग देख रहे हो, चाइना ये 20 साल पहले डैम चौक के इलाके में कर चुका है। चाइना जब अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है बहुत सोच समझ के बनाता है, तो ये बन गया, ये कहीं नहीं जाने वाला क्योंकि उसने अपने एरिया में बनाया। उसने ब्रिज बना दिया पेंगोंग त्सो लेक के दोनों तरफ, नॉर्थ और साउथ बैंक को कनेक्ट कर दिया क्योंकि उसको बहुत लंबा टाइम लग रहा था उसके टैंकों को आने के लिए। तो उसने वो ब्रिज, ये कोई डिसमेंटल नहीं होगा। वैसे भी चाइना बॉर्डर पे बैठता नहीं है, बंकरों में नहीं बैठता, वो आते हैं पेट्रोलिंग करके वापस चले जाते हैं अपने गैरिसन्स के अंदर। तो चाइनीज आर्मी जो है, जो मुझे लगता है जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया वो अपनी सूझबूझ से बनाया और उसको कोई डिसमेंटल करेगा नहीं, और ना हो सकता है वो अपने एरिया में जो मर्जी करें। हम भी रोड बना रहे हैं वहां पे, हमने भी मैसिव वहां पे कंस्ट्रक्शन करी है और अपने एएलजीज को डेवलप किया है, हेलीपैड्स को डेवलप किया है, हमारे टैंकों के लिए, गन्स के लिए हमने गराजेस बनाए हैं, सेंट्रल हीटिंग का सिस्टम किया है, हमारे इतने ट्रूप्स की रहने का बंदोबस्त किया है। हम भी आज वहां पर काफी मजबूत स्थिति, हम भी उसको डिसमेंटल नहीं करेंगे। हाँ, ट्रूप्स का डिंडक्शन जरूरी है। और एक लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके पैनलिस्ट शायद किसी ने जिक्र नहीं किया, जो कश्मीर में आतंकवाद की घटनाएं हुई हैं, कठुआ के रीजन में, डोडा किश्तवाड़ के रीजन में, इस रीजन में इसलिए हुआ क्योंकि हमारी काफी फोर्सेस यहां से हमने जो है गलवान के इलाके भेज दी थी, और वहां पर एक वैक्यूम था जिसको कि रजौरी सूरनकोट से लेके और पूरा जम्मू सेक्टर और कठुआ सेक्टर और डोडा, वहां पर जो है वो जो कमी थी जिसका भी कुछ दिन पहले उग्रवादियों ने काफी फायदा उठाया, काफी वहां पर ऑपरेशन किए। तो आई थिंक वो फोर्सेस वापस आ जाएंगी। J&K का जो एंटी टेरर या काउंटर इंसर्जेंसी जो ग्रिड है हमारा, वो दोबारा सुदृढ़ हो जाएगा। और उसके बाद अब मुझे लगता है यहाँ पर जो जम्मू रीजन में जो टेररिस्ट के एक्शंस थे, ये पाकिस्तान कर नहीं पाएगा। तो आई थिंक इट्स अ गुड डेवलपमेंट। हमें ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा उसको इसमें बड़े बड़े मुद्दे उछालने की जरूरत नहीं है। 4.5 साल के बाद 2 लीडर मिल रहे हैं, लेट अस वेट एंड वॉच की क्या होता है। ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही, जब भी बातचीत होती है उसके जरिए यकीनन समाधान की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं, और 4.5 सालों का लंबा इंतजार इसके लिए करना पड़ा। दोनों देशों की ओर से कई कूटनीतिक स्तर पर पहल भी हुई, जिसके बाद आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष आमने सामने बैठकर मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। सुधांशु जी, लेकिन एक और सवाल है, देखिए चीन के साथ 3488 किलोमीटर का ये जो बॉर्डर है हम साझा करते हैं, लेकिन कई बार हमने देखा है कभी उत्तराखंड को लेकर, कभी पूर्वोत्तर के कुछ क्षेत्रों को लेकर वो समय समय पर अपना दावा करता रहता है। तो चीन गले की फांस भी है, वो कब किस बात पर दावा कर दे और कब कहां पर अपना रोल अदा करने लगे, बिल्कुल चाइनीज सामान की तरह, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो इसको लेकर भारत सरकार कितनी सतर्कता के साथ आगे बढ़ेगी, सुधांशु जी? देखिए, वो बात सही है क्योंकि चीन आदतन भी तमाम जगहों पे दावा करता, पर हमारी तरफ जो दावा है उसके पीछे एक बहुत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। और जिन आधारों पे दावा करता है वो आधार सोचिए कि वो कितने गहरे आधारों पे दावा कर रहा है और हमने कितना छोड़ा है। चूंकि तिब्बत चीन का है, ये हमने मान लिया था बांडुंग कॉन्फ्रेंस में 1955 में। भारत दुनिया का पहला देश था जिसने तिब्बत पे, और मैं एक और बात बता दूं, उस जमाने में फॉरेन मिनिस्ट्री का, और मैं उनका नाम भूल रहा हूं, जो चीन में राजदूत थे उस समय, एक लेटर लिखा गया था जिसमें उन्होंने कहा था इंडिया एक्सेप्ट्स चाइनीज सोवरेनिटी ओवर तिब्बत। और इसमें उस समय जो हमारी विदेश राज्य मंत्री कोई महिला थी, उनसे पार्लियामेंट में क्वेश्चन किया गया कि सोवरेनिटी कैसे मान ली। उस सोवरेनिटी का प्रभाव जानते हैं क्या पड़ रहा है? आज वो कहता कई शताब्दियों पहले तिब्बत का, अरुणाचल का एक हिस्सा तिब्बत का था, इसलिए तिब्बत हमारा। अब सोचिए,
वो कई शताब्दियों पहले की बात पे दावा करता है। और हमने तो खैर छोड़िए, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का ओमान था, बलूचिस्तान का वो था, सब छोड़ दिया, हम तो छोड़ते चले गए और वो शताब्दियों बाद का दावा करता है। इसलिए दावा और गलतियां हमारी हैं, मगर ये बात ठीक है कि आज वो दावा करने का प्रयास करता। परंतु अब मैं आपसे बात बताना चाहता हूं, दावों का प्रतिकार किस ढंग से होना चाहिए। जैसे अभी जो मेजर जनरल यशमोर जी बोल रहे थे, हम आर्थिक पक्ष पे बात करें तो एक ऐसी चीज है जिसमें चीन का बहुत अपर हैंड है, जो चिप्स बनती है। तो हमने क्या किया, अगर आपने बहुत छोटी सी किसी ने ध्यान न दिया हो, तो ये योंग फू जो हैं, जो कि फॉक्सकॉन कंपनी के सीईओ हैं, उनको पद्म भूषण दिया गया पिछली 26 जनवरी को। क्यों? वो चिप बनाने की सबसे बड़ी कंपनी है और वो भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बना रही है। यानी हम एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी भी रख रहे हैं कि उससे डिपेंडेंसी खत्म हो। सोलर पैनल्स के ऊपर हमने प्रोडक्ट लिंक इक्विटी स्कीम के तहत अब प्रोडक्शन शुरू किया है। और अगर देखें तो चीन को भी यह समझ में आ रहा है कि एप्पल की फैक्ट्री चाइना के बाहर अगर दुनिया में कहीं गई तो भारत में बनी है। तो हमने ये लॉन्ग टर्म भी चीजों को ध्यान में रखना शुरू किया। इसलिए मैंने बड़ी छोटा सा उदाहरण दिया कि फॉक्सकॉन के सीईओ को पद्म भूषण दिया था, क्योंकि अब वो सबसे बड़ी फैक्ट्री यहां पे बनेगी। क्योंकि चिप एक ऐसी चीज है, मोबाइल में भी लगती है, हर चीज में लगती है, उस पर डिपेंडेंसी में हम मैचअप नहीं कर सकते। तो मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं, फिर आर्थिक, कूटनीतिक और रणनीतिक तीनों मुद्दों के ऊपर बहुत दक्षता के साथ मोदी जी ने और सांस्कृतिक भी संदेश समय समय पर देने में सफलता हासिल की। बिल्कुल। इसके पहले कि मैं अपने स्टूडियो में मौजूद मेहमानों के पास जाऊं, पंकज जी, सुधांशु जी की बातों से वो बता रहे हैं कि देखिए सब कुछ अच्छा हो रहा है और भारत अपनी शर्तों के साथ यहां पर आगे बढ़ रहा है, तो फिर आलोचना किस बात की? जो सुधांशु जी ने कहा कि राजनीतिक, कूटनीतिक, रणनीतिक, दूरगामी दृष्टि, वही मैं कह रहा हूं। कुछ ऑडियो में दिक्कत आ रही है। हाँ, कुछ ऑडियो में दिक्कत आ रही है पंकज जी, मैं फौरन लौटूंगी कर्नल दारवी जल्दी से आपका रुख करते हुए। अब यहां से चूंकि अब बातचीत को लेकर जल्दी ही बड़ी खबर सामने आ सकती है इस वक्त कजान से, लेकिन इन सब के बीच हिंदुस्तान क्या वास्तव में अपनी शर्तों के साथ आगे बढ़ पाएगा? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले देखिए, स्टूडियो में बैठकर या मेहमानों के साथ हम देश के भीतर जितनी भी अपनी पीठ थपथपा लें, लेकिन बहुत सारे मसले ऐसे हैं जहां पर चीन का अपर हैंड है, वो हमसे कहीं ज्यादा आगे है। तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि अपनी शर्तों के साथ हम बातचीत मनवाने में सफल रहेंगे? देखिए, वेरी फर्स्टली 16 राउंड की वार्ता हुई कोर कमांडर लेवल पर और मेजरली बिल्कुल सारे इश्यूज रिजॉल्व कर लिए गए थे पूरी LAC के ऊपर, एक्सेप्ट फॉर देपसांग एंड देमचौक। तो ये दो बहुत क्रिटिकल एरियाज थे जिनके ऊपर पूरी बातचीत फंसी हुई थी, पूरी रुकावट बनी हुई थी। तो अब ये चीज़ भी ईज आउट हो रही है। सुनने में आ रहा है कि देपसांग के इलाके में, देमचौक के इलाके में अब आप पेट्रोलिंग कर पाएंगे जैसे आप पहले किया करते थे। अब जहाँ तक स्थिति जो अभी जो इवॉल्व होगी, इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो इवॉल्व होगी और जो अब पक्की होगी वो ये होगी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अब परसेप्शनल नहीं रहेगी, क्योंकि 4 साल के अंदर आपने क्लियर कर दिया कि ये यहां तक मेरा इलाका है और उसने भी क्लियर कर दिया कि यहां तक मेरा इलाका है। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं फौरन आपका रुख कर रही हूं। रूस के कजान में मोदी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत की शुरुआत हो गई है, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। LAC पर शांति को लेकर भी होगी चर्चा। रूस के कजान में मोदी जिनपिंग की मुलाकात का सिलसिला, जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था, खासतौर से ये दोनों ही मुल्क। और दिलचस्प ये भी है कि कहा जा रहा है दूसरे अन्य देशों ने भी, जिसमें रूस भी शामिल है, उसकी भी कोशिश थी कि चाइना और भारत के बीच जो संबंध है वो सामान्य हो जाएं। मोदी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय चर्चा की शुरुआत हो गई है। ये बड़ी खबर क्या, विशाल को हम जोड़ सकते हैं? विशाल पांडे हमारे साथ इस वक्त कजान से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, बातचीत शुरू हो गई है और क्या जानकारी देंगे विशाल आप? चित्रा, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय मुलाकात शुरू हो गई है। कजान शहर में यह मुलाकात हो रही है और इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, इसी प्रीमाइसेस में यह मुलाकात जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में दोनों ही देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर यह मुलाकात हो रही है। और इस मुलाकात से ठीक पहले ही जो LAC पर विवाद था उससे सुलझाने पर सहमति बनी है, यानी कि जो 2020 से पहले की स्थिति थी वो बहाल होगी, ये कहना है भारत के विदेश मंत्रालय का।
और जब इसका ग्राउंड तैयार हुआ उसके बाद ही भारत की तरफ से इस मुलाकात का ऐलान किया गया था। और अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पिछले 5 मिनट से यह द्विपक्षीय मुलाकात लगातार जारी है। और इस बैठक में भारत और चीन दोनों ही देशों की तरफ से जो तमाम बड़े मुद्दे रहे हैं उन पर चर्चा होने की संभावना है। खासतौर पर व्यापार और निवेश को लेकर यहां पर चर्चा होने की संभावना है, द्विपक्षीय संबंधों को लेकर चर्चा होने की संभावना है। लेकिन चित्रा, सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत कहलाएगी कि चीन को मजबूर होना पड़ा बातचीत की टेबल पर आने के लिए। भारत अपने किसी भी मुद्दे से पीछे नहीं हटा और चीन को मजबूर होना पड़ा कि जो पेट्रोलिंग है वो पहले जैसी होती रहेगी। खासतौर पर जो दमचौक और दपसांग का इलाका है वहां पर पेट्रोलिंग लगातार जारी रहेगी। चरवाहों की जो 2020 से पहले का आवागमन था वो वैसी ही स्थिति फिर से बहाल होगी। इस पर सहमति बनी है इस बैठक से ठीक पहले। तो यह कहा जा सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम मुद्दों पर जिस तरह से अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे बातचीत करने के लिए, वो कहीं ना कहीं उसी लाइन में, चाहे वो सैन्य स्तर की बातचीत हो या डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत हो, जब वो बातचीत हुई तो उस दौरान तमाम मुद्दों पर चीन को मजबूर होना पड़ा। और जैसा थोड़ी देर पहले हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे, सुधांशु त्रिवेदी जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन यह जानता है कि इस पूरी दुनिया में एक या दो देश को छोड़कर कोई उसके साथ खड़ा नहीं हो सकता है, कोई उसके ऊपर भरोसा नहीं करता है। और ऐसी स्थिति में भारत से ज्यादा समय तक तनाव बरकरार रख के चीन आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ रहा है। चीन में बेरोजगारी भी बढ़ी है पिछले दिनों के मुकाबले, और इसके साथ ही चीन की जो मौजूदा आबादी है वो बहुत युवा आबादी नहीं है। आने वाले दिनों में चीन के सामने जो उसकी आबादी है वो काफी बुजुर्ग होती जा रही है। तमाम ऐसी चुनौतियां हैं जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है। तो चीन भारत के महत्व को समझता है, भारत के व्यापार को समझता है, भारत के बाजार को समझता है, और इसीलिए उसे बातचीत की टेबल पर आना पड़ा। लेकिन भारत बहुत सावधान है। ऐसा नहीं है कि आंख मूंदकर चीन की बात पर भारत भरोसा कर लेगा। अभी भी भारत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, क्योंकि ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन है, तमाम द्विपक्षीय नेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है, और उसी कड़ी में आप ये कह सकती हैं कि चीन के साथ यहां पर द्विपक्षीय मुलाकात हो रही है 5 साल बाद। लेकिन भारत पूरी तरह से सतर्क है, अपने मुद्दों को लेकर अडिग है कि हम सीमा विवाद पर कोई समझौता नहीं करेंगे। जो हमारी स्थिति है वो हम उसी स्थिति पर बातचीत करेंगे। दोनों और देशों को वापस उसी स्थिति में लौटना होगा 2020 में, जिसका जिक्र बार बार यहाँ पर आता है। ठीक है विशाल, मैं फौरन लौटूंगी। कर्नल यूएस राठौर जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए, जल्दी से आपकी टिप्पणी में लेना चाहूंगी। देखिए, अब से थोड़ी देर पहले जब ब्रिक्स को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात कह रहे थे, उनकी ओर से कहा गया कि आतंकवाद को लेकर दोहरा चरित्र नहीं चलेगा, और इसके जरिए एक संदेश चीन को भी दिया गया है, क्योंकि कई बार हमने देखा है पाकिस्तान के साथ वो किस तरह से खड़ा रहता है। लेकिन इन सब के तमाम उतार चढ़ावों से होते हुए जब आमने सामने हम बैठे हैं, क्या वास्तव में संबंध सामान्य होने की दिशा में आगे बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, एक अच्छी शुरुआत है। चित्रा, मैं एक यहाँ नया एंगल लाना चाहता हूँ, वो है रूस का एंगल। बिल्कुल, यहाँ पर ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है कजान शहर में, पुतिन होस्ट हैं। फर्ज कीजिए अगर मोदी और शी जिनपिंग यहाँ नहीं मिलते तो कैसा लगता। मोदी जी ने मुलाकात की पुतिन से, मोदी जी ने मुलाकात की ईरान के राष्ट्रपति से। अगर ये होता कि ये मीटिंग साइडलाइन में न होती तो पुतिन के लिए ये कितना ख़राब लगता उनको, और वो एक होस्ट हैं। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि रूस का भी एंगल है कि उन्होंने कोशिश की भारत और चीन दोनों को एक टेबल पे लाने के लिए, और जिसका प्रतिफल हम देख रहे हैं ये बॉर्डर एग्रीमेंट के तौर पर। बिल्कुल, बॉर्डर एग्रीमेंट के फाइन प्रिंट्स अभी तक हमें नहीं देखने को मिले हैं, लेकिन यहाँ पर मोदी मिस्टर पुतिन जो आज दुनिया में अलग थलग पड़े हुए हैं यूक्रेन वॉर की वजह से, उनको ये चीज़ की बहुत सख्त ज़रूरत थी। आज उन्होंने अपने आप को डिप्लोमेटिकली स्टेट्समैन के तौर पर एस्टैब्लिश किया है कि दो वॉरिंग फैक्शंस, दो पावर्स को एक मेज पर लाकर बैठाल दिया। तो एक वहाँ सबसे बड़ी चीज़ आपकी देखने को मिलती है।
और रूस के साथ हमारे संबंध भी रहे। खुद पुतिन की ओर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की जा रही थी उस समय उन्होंने कहा कि अब तो हमारे बीच किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होगी, इतनी बार हम दोनों की मुलाकात हो चुकी है। लेकिन अब कर्नल दानवीर, आपकी बात को मुझे रोकना पड़ा था, आप अपनी बात को भी आगे बढ़ा लें। देखिए, रशिया का जिक्र तो यहाँ पर हो ही रहा है कि भारत और चीन को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर बातचीत की दिशा में उसकी ओर से भी पहल की गई और उसमें कामयाबी उसको मिल गई। यकीनन ये बड़ी उपलब्धि राष्ट्रपति पुतिन की हो सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत की ओर से भी तो बार बार कहा जा रहा है ना कि युद्ध से शांति की ओर। जब भी वो पुतिन, कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया, वो जेलेंस्की से मुलाकात करते हैं, फिर उनसे भी बातचीत करते हैं। हमारी भी तो यही कोशिश है कि दोनों मुल्कों के बीच जहां पर युद्ध चल रहा है उसको शांति की ओर अग्रसर किया जाए, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और ये बिल्कुल हमें महसूस करना चाहिए और इसको बिल्कुल अंडरलाइन कर लेना चाहिए कि ये जो पूरे जो इस तरीके के पावर गेम्स होते हैं इसके अंदर जज्बात की कोई वैल्यू नहीं है। तो जज्बात को लेकर और उस तरीके से अगर हम चीज़ों को देखेंगे तो हम इसका आकलन जो है गलत करेंगे। ये पूरा का पूरा खेल ग्राउंड पर रचा गया है और वो ग्राउंड का मतलब है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त डेवलप किया है, आपकी फौजें आई बॉल टू आई बॉल खड़ी हुई हैं, आपने कैलाश का ऑपरेशन करके आपने चाइना को अपनी विल पावर और अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से चाइना को पैगोंगसो के फिंगर 8 के इलाके से पीछे जाना पड़ा। और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं हैं, चाहे वो लद्दाख की हो, सिक्किम की हो या अरुणाचल की हो, जो सारी कलेक्टिवली चाइना को एक संदेश दे रही हैं कि आप भारत के साथ पुश ओवर नहीं कर सकते, उसके साथ कंधा मारकर और उसको अपनी बात नहीं मनवा सकते। ये भारत 2013 का नहीं है जब भारत के विदेश मंत्री ने यह कहा था कि जो चाइनीज घुसपैठ देप्सांग के अंदर है वो एक खूबसूरत महिला के गाल पर हुए मुहासे जैसा है जो कुछ दिन बाद चले जाएगा। तो वो खूबसूरत महिला का जो मुहासा था वो आज तक वो परेशान कर रहा है। वो चाइना वहां पर हमको पेट्रोलिंग नहीं करने देता था 2013 से लेकर। अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि अब देप्सांग का वो इलाका जहां हम पेट्रोल नहीं कर पा रहे थे, अब वो हम वहां पर पेट्रोल कर पाएंगे। और इसके लिए कोई हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं जता रहा है, वो हमारी मजबूती है। चाहे लद्दाख हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे इकोनॉमिक फैक्टर्स हो, चाहे नेवल डिप्लोमेसी हो। पार्टी को इस पर भरोसा नहीं हो रहा है सुधांशु जी। अब चूंकि कांग्रेस को समझौते पर शक है और बकायदा यहाँ पर जयराम रमेश जी की ओर से कुछ बयान जारी किया गया है और 6 सवाल पूछे गए हैं, जिनमें से एक सवाल मैं ले लेती हूँ क्योंकि इतना लंबा चौड़ा है, उसको पढ़ने में टाइम चला जाएगा। पहला सवाल उनका यह है, क्या भारतीय सैनिक देप्सांग में हमारी दावे वाली लाइन से लेकर बॉटलनेक जंक्शन से आगे के 5 पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक पेट्रोलिंग करने में सक्षम होंगे जैसा कि वो पहले करने में सक्षम थे? और इसी के साथ ही साथ उन्होंने सवालों की बौछार कर दी है सरकार के सामने। देखिए, अभी जब डिटेल्ड आएगा उस समझौते का क्लॉज बाय क्लॉज और पॉइंट बाय पॉइंट, तब ये सारी स्थितियां साफ हो जाएंगी। वैसे सवालों की बौछार वो लोग जो करते हैं, ये वो लोग हैं जो करार करके बैठे हुए हैं चीन से। उनकी पार्टी का करार है और उस कारण से उनको इतना प्यार है, और राजीव गांधी फाउंडेशन में लिया गया भी प्यार है, वो दिखाई पड़ता। मगर एक सिर्फ फैक्ट बोलना चाहता हूं, ये बात सही है कि इनके हिसाब से चीन हमसे कुछ चीजों में बहुत आगे है। जैसे क्या है, मीडिया की स्वतंत्रता में आगे। जयराम रमेश जी बहुत ही वरिष्ठ हैं, प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने ली शॉन्ग फू का नाम सुना है? ये चाइना के डिफेंस मिनिस्टर थे, गायब हो गए थे, कोई मीडिया में चर्चा नहीं होती, मीडिया में वो हमसे ऊपर है। क्विंग गैंग का नाम सुना है? ये चाइना के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, ये भी गायब हो गए थे और चाइना में कोई चर्चा नहीं होती। चाइना मीडिया स्वतंत्रता में हमसे ऊपर है। फिर भी मैं पंकज जी से भी कहना चाहूंगा, एक ली याओ चायू है जो कि रॉकेट फोर्स, एलीट रॉकेट फोर्स, जो चाइना में मतलब कमांडर इन चीफ के बाद नेक्स्ट है, वो भी गायब हो गए थे। जैक मा दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ ला रहे थे 29.5 बिलियन डॉलर का, वो भी गायब हो गए थे, कोई चर्चा नहीं होती। पर चाइना हमसे बहुत मीडिया की स्वतंत्रता में आगे है। जो लास्ट प्लेनरी सेशन हुआ था उसमें हु जिनताओ की हाथ पकड़ के बाहर ले जाते हुए तस्वीर के अलावा एक तस्वीर नहीं है मीडिया के पास। फॉरगेट अबाउट ब्रीफिंग, मगर चाइना हमसे स्वतंत्रता में आगे है। इस ढंग की पट्टी जिनकी आंखों पे बंधी हो। पर मैं अभी एक पॉइंट और कहना चाहूंगा जो बहुत सही पॉइंट रेस किया गया था कि देखिए, चाइना में पॉपुलेशन घट रही है,
इसलिए अब वहां पर आने वाले डिकेड्स में जो यंगर पॉपुलेशन का डिक्लाइन वो लीनियर नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल होने जा रहा है। यह बहुत बड़ा चैलेंज है। और आप ये समझ लीजिए कि चाइना में अब जो यंग कपल है, उन्होंने 2 चाइल्ड पॉलिसी की, 3 चाइल्ड पॉलिसी, उसके बाद बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं। लोग फोन कर करके गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव दिया जाता है, तब बच्चे नहीं हो रहे हैं। चाइना के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि यंगर पॉपुलेशन नहीं होगी तो आप मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड का ख्वाब आपके हाथ से फिसलता चला जाएगा रेत की तरह। उधर भारत में यंगर पॉपुलेशन अधिक है, मैन्युफैक्चरिंग हब इधर की तरफ आ रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इन सारी परिस्थितियों को देखकर यह चाइना के लिए डिफाइनिंग मूवमेंट था, और हमने उस डिफाइनिंग मूवमेंट की नब्ज को अच्छे ढंग से पकड़ा है। और हम इसमें कोई गलतफहमी में नहीं है कि हमारा बहुत बढ़िया हो गया और हम एकदम वो हो गए। हम उसको एकदम सतर्कता के साथ, सहजता के साथ सारी बातों को समझकर आगे बढ़ रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि ये चाइना के लिए, अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, चाइना में 26 रेलवे स्टेशन ऐसे जहां एक भी ट्रेन नहीं जाती। सोचिए, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बना दिया, एसेट के मैनेजमेंट का उनके पास व्यवस्था नहीं थी। इन सारी चुनौतियों के कारण वो इस बात को समझ रहे हैं। और फिर लास्ट में मैं ये भी बात कहना चाहूंगा कि हमारे मित्र बार बार जो बोलने का प्रयास करते हैं, देखिए अभी रशिया का एंगल बहुत सही बोला गया, बिल्कुल सही बात है, पर ऐसा नहीं कि रशिया का अपर हैंड है। मैं कहना चाहता हूं, रशिया ने कहा था 3 कंट्रीज के नाम लिए थे जो यूक्रेन के साथ बातचीत कर सकते, उसमें एक इंडिया का भी नाम था। सिर्फ मोदी जी की वो हैसियत है कि 1 महीने के अंदर पुतिन के साथ भी गले मिलते हुए और जेलेंस्की के साथ भी गले मिलते हुए। रशिया को भी पता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ अगर मीडिएशन कर सकता है तो इंडिया कर सकता है, इसलिए उसके लिए रिश्तों की अहमियत चीन से थोड़ी 20 है। इसलिए यह रशिया का दबाव हो सकता है चीन के ऊपर, क्योंकि रशिया इस समय भारत के साथ संबंध खराब करना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हो सकता है चीन के ऊपर यह भी दबाव हो। तो मैं कह सकता हूं बहुत खूबसूरती के साथ इस चीज का भी एक टैक्टिकल यूज अगर किया है सरकार ने, यह मेरा अपना एक एजम्पशन है, तो वो भी मैं कह सकता हूं डिप्लोमेटिक डेक्सटरिटी का एक अच्छा एग्जाम्पल। पंकज शर्मा जी, देखिए हर मोर्चे पर मतलब आलोचना होती रहती है, लेकिन ये बात सच है कि एक ऐसे वक्त में जब पश्चिमी देशों की ओर से हिंदुस्तान में कितना दबाव बढ़ रहा था, उस समय भी रूस के साथ हिंदुस्तान ने अपने पुराने संबंधों को न सिर्फ कायम रखा, बल्कि व्यापारिक संबंधों को लेकर हम आगे भी बढ़े। वो भी तब जब चारों तरफ से हमारे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव हो रहा था। और चाइना के मसले पर भी सुधांशु जी ने जो बातें कही हैं, उस पर भी आप अपना जवाब दीजिए। उन्होंने कहा है बहुत सारे मसले ऐसे हैं जिन पर चाइना हमसे आगे है, जिसमें वो मीडिया की स्वतंत्रता का खासतौर से जिक्र कर रहे थे। देखिए, व्यापारिक संबंधों का अपना महत्व है और वो होना चाहिए, लेकिन अगर असली मसले उनका अंतिम हल आज नहीं 2-5 साल बाद भी निकलता दिखता हो, तब तो ब्रिक्स में हो रही इस नई शुरुआत के लिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। सुधांशु जी, महाबलीपुरम वगैरह की महिमा के सामने हम सब नतमस्तक हैं, लेकिन अगर ये सब लीला इसलिए रची जा रही है कि भारतीय कारोबारी जगत की कुछ नामी गिरामी हस्तियां चीन से व्यापार की अपनी राह सुगम बनाने के लिए, जैसा कि आपने शब्द इस्तेमाल किया, राजनीतिक, रणनीतिक, कूटनीतिक वातावरण बनाने का दिखावा करने में दिलचस्पी रखती हैं, ताकि भारतवासियों को लगे कि चीन ने अब भारत की बातें मानना शुरू कर दी है, बैक ट्रैक कर लिया है, जैसे कोई घुटने टेक दिए हैं, तो फिर इस नई शुरुआत का जो हल्ला मचाया जा रहा है, उसका पूरी गहराई से मूल्यांकन करना जरूरी है। ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति में चीजें इतनी सीधी सपाट नहीं होती। ठीक है, चलिए कुल मिलाकर वार्ता में बात अगर बन भी गई, लेकिन देश के भीतर लगातार सवाल खड़े होते रहेंगे, होने भी चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले में उम्मीद यही जगी है कि जब बातचीत होगी तो यकीनन कुछ ठोस बातें निकलकर सामने आएंगी। हर एक जानकारी एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। और आपको बता दें, एबीपी न्यूज ने ही सबसे पहले आपको यह खबर दिखाई थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।